आज के समय आपको सर्दी के मुकाबले गर्मी से ज्यादा भले ही परेशानी हो, लेकिन धरती पर एक ऐसा समय था जब खतरा गर्मी से ज्यादा सर्दी में होता था, क्योंकि उस टाइम धरती पर पूरे साल धरती की जमीन बर्फ के नीचे होता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइस एज की। अगर टाइम में वापस जाकर देखे तो अब तक सिर्फ 5 मेजर आइस एज हुई है, लेकिन ये आइस एज आखिर आता क्यों है, इस पर साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज देते हैं, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि आइस एज की एक ऐसी थ्योरी है जिस पर वैज्ञानिक सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और वो है मिलानकोविच साइकिल की थ्योरी। साल 1920 में इस साइकिल की खोज एक सर्बियन साइंटिस्ट मिल्यूटिन मिलानकोविच ने की थी। मिल्यूटिन जब क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जमीन की गहराई में जाने पर बीच में आइस की एक पतली लेयर देखने को मिलती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि आइस एज कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक रियल फिनोमेना है। और इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस आइस एज और ये क्यों होता है इसको समझने में लगा दी, और अपनी सालों की डीप रिसर्च के बाद पता लगाया कि आइस एज के पीछे कोई इंटरनल फैक्टर नहीं बल्कि एक्सटर्नल सेलेस्टियल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मिलानकोविच साइकिल की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने आइस एज के आने के पीछे मेन 3 फैक्टर्स बताए, और वो 3 फैक्टर्स है इसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और प्रिसेशन। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी की बात करें इन सिंपल वर्ड्स तो हमारी धरती की जो ऑर्बिट है उसके शेप को ही इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि धरती का ऑर्बिट राउंड है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये अंडे के साइज का है। लेकिन मिलानकोविच के मुताबिक धरती का ऑर्बिट किसी फिक्स शेप का नहीं होता, इसका शेप टाइम के साथ बदलता रहता है। आपने स्कूल की साइंस बुक में ये तो पढ़ा ही होगा कि हमारी धरती सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके आसपास चक्कर लगाती है, लेकिन सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लैनेट्स और है जिनकी ग्रेविटी का प्रभाव धरती पर पड़ता है, और वो 2 प्लैनेट्स है बृहस्पति और शनि ग्रह। ये दोनों प्लैनेट्स साइज में काफी बड़े हैं, जिस वजह से इनकी ग्रेविटी का फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए जब ये प्लैनेट धरती से सबसे ज्यादा पास होते हैं तो इनकी ग्रेविटी का प्रभाव धरती पर पड़ता है, और हमारी धरती का ऑर्बिट राउंड से इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार हो जाता है, जिस वजह से हमारी धरती की दूरी सूरज से बहुत ही ज्यादा दूर हो जाती है, और सूरज की गर्म किरणें धरती पर इतनी इंटेंसिटी से नहीं पहुंच पाती, और धरती की सतह पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर है ऑब्लिक्विटी, जिसको आप धरती का अपनी एक्सिस पर झुकाव को भी बोल सकते हो। तो ऑर्बिट की तरह ही जब धरती का टिल्ट ऑफ एक्सिस चेंज होता है तो आइस एज आने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल धरती का एक्सिस 23.4 डिग्री पर झुका हुआ है, लेकिन ये भी बदलता रहता है। बीते हजारों सालों से धरती का टिल्ट ऑफ एक्सिस 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच रहा है, और मिलानकोविच साइकिल के मुताबिक धरती का टिल्ट ऑफ एक्सिस जितना ज्यादा बढ़ेगा, यानी धरती अपनी एक्सिस पर जितना ज्यादा झुकी रहेगी, धरती पर आइस एज का खतरा भी उतना ही कम होगा। और इसका रीजन है धरती के दोनों हेमिस्फीयर्स, क्योंकि धरती जितना ज्यादा टिल्टेड रहेगी दोनों हेमिस्फीयर को उतना ही ज्यादा सोलर एनर्जी मिलेगी, और धरती का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर धरती का टिल्ट ऑफ एक्सिस कम हो गया तो दोनों हेमिस्फीयर तक सूरज की किरणें आसानी से नहीं पहुँच पाएगी, और धरती का टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरेगा, जिस वजह से आइस एज की शुरुआत हो सकती है। अगला रीजन है प्रिसेशन। जो लोग सोचते हैं कि धरती एक बॉल की तरह अपनी एक्सिस पर गोल घूमती है, उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। हमारी धरती एक बॉल की तरह नहीं बल्कि एक लट्टू की तरह है, जो सूरज के आसपास लट्टू की तरह वॉबल करती है, और इस वॉबलिंग को प्रिसेशन कहा जाता है। हमारी धरती अपनी ऑर्बिट पर जितनी स्टेबल रहेगी और जितना कम वॉबल करेगी, उतना ही हम आइस एज से बचे रहेंगे। पहले इसेंट्रिसिटी को आइस एज के आने का कोई वजह नहीं माना जाता था। पहले साइंटिस्ट सिर्फ ऑब्लिक्विटी और प्रिसेशन को ही आइस एज के आने के 2 रीजंस मानते थे, और ऑब्लिक्विटी के फैक्टर्स को ध्यान में रखकर जब साइंटिस्ट आने वाला आइस एज की डेट प्रेडिक्ट करते थे तो अब से 30,300 साल बाद आइस एज हो सकता है, ये प्रेडिक्शन निकल कर आई थी। जैसा मैंने आपको ऑब्लिक्विटी वाले फैक्टर में बताया था कि धरती का टिल्ट ऑफ एक्सिस 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री के बीच रहता है, और इतने से गैप में टिल्ट होने में धरती को लगभग 20,500 सालों का समय लगेगा, जिसका मतलब कि एक एंगल से दूसरे एंगल में जाने के बाद वापस उसी एंगल में पहुँचने में हमारी धरती को 41,000 सालों का समय लगेगा, यानी कि हर 41,000 सालों में एक आइस एज धरती पर होगी। और अगर इस हिसाब से देखें, पिछला आइस एज आज से लगभग 10,700 साल पहले हुआ था, तो अगर 41,700 से 10,700 को माइनस कर दे तो 30,300 निकल कर आता है। और इसीलिए पहले साइंटिस्ट को लगता था कि आइस एज तो अभी बहुत दूर है, लेकिन फिर रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि आइस एज के आने में ऑब्लिक्विटी से ज्यादा रोल इसेंट्रिसिटी यानी हमारी धरती की ऑर्बिट प्ले करती है, और साइंटिस्ट की पहले की सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल बेकार हो गई। और जो ऑब्लिक्विटी साइकिल थी वो तो 41,000 सालों की थी, लेकिन जो इसेंट्रिसिटी साइकिल होती है वो 1 लाख से 4 लाख सालों की होती है, यानी कि 1 से 4 लाख सालों के साइकिल में ही हमारे प्लेनेट का ऑर्बिट राउंड से इलिप्टिकल हो जाता है, जिस वजह से आइस एज शुरू होती है, और धीरे धीरे धरती का ऑर्बिट वापस राउंड हो जाता है, जिसके बाद आइस एज खत्म होती है, और फिर यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि धरती की इसेंट्रिसिटी के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो भी आइस एज अभी हमसे हजारों साल दूर है, क्योंकि अभी हमारा ऑर्बिट एकदम राउंड है और इसको इलिप्टिकल होने में अभी बहुत टाइम लगेगा।
तो अब इतनी थियोरेटिकल बातें सुनने के बाद आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगला आइस एज आखिर आएगा कब, एटलीस्ट ये तो बता दो। एक्चुअली आप यकीन करोगे या नहीं, लेकिन हम इस वक्त ऑलरेडी आइस एज में है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो धूप निकली हुई है, बर्फ तो दूर दूर तक नहीं है, तो इसको आइस एज आप कैसे बोल सकते हो। देखो, आइस एज का मतलब ये नहीं होता कि धरती पर पूरा बर्फ जमा रहे। आइस एज उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें धरती का टेम्परेचर औसत से कम रहता है। आइस एज पीरियड में ग्लेशिएशन और डिग्लेशिएशन एक साथ ही चलती रहती है जब तक कि धरती के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से धरती का टेम्परेचर वापस नॉर्मल नहीं हो जाता। एक एग्जांपल से समझते हैं। आज से 70 मिलियन साल पहले जब हमारी धरती पर डायनासोर्स का राज था, उस समय इंसानों का नामो निशान नहीं था, यानी धरती पर किसी तरह का पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें नहीं थी। उस समय सिर्फ वही जीव धरती पर रहते थे जो अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। यानी उस समय हमारी धरती एकदम साफ और सुंदर थी। लेकिन इतनी सुंदर दुनिया होने के बावजूद बिना ग्लोबल वार्मिंग के भी उस टाइम पर धरती का टेम्परेचर आज के मुकाबले ऑन एन एवरेज 6 से 7 डिग्री ज्यादा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त कोई भी आइस एज शुरू नहीं हुई थी। इसका मतलब तो यही निकल कर आता है कि शायद अभी भी हम आइस एज में ही जी रहे हैं। वेल, पूरे 100% के साथ तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि हम आइस एज में है, क्योंकि मिलानकोविच साइकिल भी एक थ्योरी ही है। तो आपको क्या लगता है कि आइस एज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है या फिर ये थ्योरी पूरी तरह से गलत है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।